हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, चाल और वेग के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है। बिल्कुल सही बात है। यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वहीं उसका स्पीड कहलाता है, और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। ये भी सही है। यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी कहलाता है। ये सही है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। मीटर प्रति वर्ग सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन यानी त्वरण का यूनिट होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट नहीं होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। बिल्कुल सही बात है। वेग यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके पास डायरेक्शन भी है। साथ ही ये ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है, या यूँ कहें कि वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को भी फॉलो करता है वेलोसिटी। और दूसरी तरफ यदि हम देखें स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड सही है, केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति यदि कहें तो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हो, उसमें इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है ही, लेकिन सभी पदार्थ विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी भी है, सूखी हुई लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, इन सब में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो विद्युत के सुचालक नहीं हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाते हैं। तो कौन ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं सोडियम ले लेता हूँ, या मैग्नीशियम ले लेता हूँ, या एल्युमिनियम ले लेता हूँ। ये जितने भी मेटल्स हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर भी यदि रखे हुए हैं तो रूम टेम्परेचर पर भी इनको उतनी एनर्जी सराउंडिंग से मिल जाती है, जिससे कि इनके इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑर्बिट से डिटैच हो जाते हैं, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके उस मटेरियल के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर घूमते रहते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस ही किसी भी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को विद्युत का सुचालक बनाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर पीला रंग दिखाई देता है? तो देखिए, सोडियम नाइट्रेट के प्रेजेंस की वजह से पीला रंग दिखाई देता है। बेरियम के कारण ग्रीन यानी हरा रंग दिखाई देता है, और स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। तो इसमें से पीला रंग किसकी वजह से होगा? सोडियम नाइट्रेट की वजह से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लाइकेन में भोजन कवक द्वारा तैयार किया जाता है। लाइकेन में भोजन कवक के द्वारा तैयार किया जाए। देखिए, लाइकेन जो है दो जीवों का एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, यानी सहजीवी संबंध है। कौन कौन से जीव होते हैं इसमें? एल्गी होता है, एल्गी यानी शैवाल, और कवक यानी फंगस, ये दो होते हैं। जिसमें से एल्गी है इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके ये भोजन तैयार करता है। तो भोजन तैयार करके ये फंगस यानी कवक को देता है। बदले में कवक क्या देता है? कवक उसको आश्रय देता है, रहने का जगह देता है। तो ये इन दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, तो इनके बीच का संबंध सहजीवी संबंध है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो इसमें से भोजन कौन बना रहा है? एल्गी बना रहा है। एल्गी का मतलब क्या हुआ? शैवाल बना रहा है। तो इसमें से लाइकेन में भोजन कवक द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। कवक में पोषण का मृतोपजीवी तरीका होता है, ये सही है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता।
इसमें से जो फंगस की बात करें तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे उनका भोजन, उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है, तो ये सही है। राइजोबियम जो है दलहन पौधों के जड़ों में होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। इसलिए जो दलहन के पौधे हैं उनको नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइज़र है यानी यूरिया देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सी भी स्टेटमेंट सही है यहाँ से। लेकिन राइजोबियम अपना भोजन नहीं बना पाता है, तो इसमें से बी और सी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। श्वसन यानी रेस्पिरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ से ऊर्जा निकलती है। जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं C6H12O6। जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है 6CO2 प्लस 6H2O। अब प्लस यहाँ से एनर्जी निकलती है, यहाँ से एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है। इस कारण से यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, अभिक्रिया है। तो इसमें से हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, राइट ऑप्शन सी। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो लिटमस जो है ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ना तो सॉल्यूशन जो एसिडिक हो नहीं बेसिक हो यानी न्यूट्रल हो, तो उस केस में यानी इसका नेचुरल जो कलर होता है ये होता है पर्पल यानी बैगनी कलर का होता है। तो बैगनी इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है? तो चाहे वो चींटी काटे या नेटल का पौधा हो, छूने पे दर्द हो, ये मेथेनोइक एसिड या इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। फार्मूला होता है HCOOH। तो बीपीएस में पूछा हुआ है कि कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसका यदि कोई भी मॉलिक्यूल दे करके पूछ सकता है, तो जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूँ, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीक़ा से होगा यहाँ पे। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, बाकी जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो काउंट कर सकते हैं कितने सिग्मा है कितना पाई है। तो इसमें से सही ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं होती है? तो देखिए कोई भी घोल हो, यदि सॉल्यूशन के फेज में वो H+ आयन यानी आयंस में ब्रेक हो जाता है, जैसे एसिड है तो H+ आयंस में ब्रेक हो दे देगा सॉल्यूशन के फेज में, और यदि बेस है तो OH- आयन प्रोवाइड करेगा। तो यदि वो आयंस में ब्रेक हो जाता है तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, यदि वो आयंस में ब्रेक नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्यूशन के फेज में Na+ और OH- में टूट जाता है, और दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, हालांकि ये वीक एसिड है फिर भी ये आयंस में टूट जाता है, CH3COO- और H+ में ये टूट जाता है, तो ये भी आयंस में ब्रेक हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl, तो ये भी H+ और Cl- में टूट जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। लेकिन ग्लूकोज C6H12O6, इसको जब वाटर में हम डिजोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, तो ये आयंस में नहीं टूटता है। जब आयन में नहीं टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं होती है? तो ग्लूकोज के घोल में नहीं होती है, राइट ऑप्शन बी होगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि जितने भी मैटर है छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बने होते हैं, जिनको एटम कहा जाता है, और किसी भी केमिकल रिएक्शंस में यही एटम रीअरेंज हो जाते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें H और H के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो जब इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड टूटता है, और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। यानी एटम्स यहाँ पे रीअरेंज हो गए। पहले हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए थे, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, यानी एटम्स जस्ट रीअरेंज हो गए। तो जब एटम्स जस्ट रीअरेंज हो जाएंगे तो उनके मास रिमेन सेम रहेंगे, रिएक्शन से पहले जितने मास है उतने ही रिएक्शन के
बाद है तो डाल्टन ने यही बात कही थी कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स जस्ट रीअरेंज हो जाते हैं, एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है यानी मास कंजर्व रहता है। इसके अलावा सोर्स ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। तो यदि रेशियो हम निकालें तो 12/32, यानी इसमें से 4 से काट दें, 4 तियाँ 12, 4 बटे 32, 3:8 आ रहा है यहाँ पे। मतलब ये रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन का मेथड कुछ भी हो, किसी चीज़ को जला करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाए या लैब में बनाया जाए या कहीं भी कोई भी सोर्स हो, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 3:8 ही रहेगा। इसी को निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। निम्नलिखित ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे यदि हम विजिबल कलर्स को मान लें, विजिबल कलर्स में विबजियोर यहाँ वायलेट होगा और इस एंड पे रेड होगा विबजियोर, यानी यहाँ से इसको हम मैग्नीफाई करके इधर देखें तो यहाँ पे 7 कलर्स आएंगे, विबजियोर, विब इंडिगो, GYOR, यानी एंड में रेड होगा यहाँ पे आएगा अल्ट्रा वायलेट यूवी आएगा, इसके इधर एक्सरे आएगा, इधर सबसे लास्ट में गामा आएगा लेफ़्ट साइड में, इधर रेड है तो यहाँ पे इंफ्रारेड आ जाएगा। तो यदि हम देखें तो राइट से लेफ़्ट की ओर हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ घट रहा है, वेवलेंथ घट रहा है यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ घट रहा है यानी फ्रीक्वेंसी न्यू बढ़ रही है। तो हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू या SC/λ। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा और उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें से सबसे लेफ्ट में जो गामा रेज है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन होगा, इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो होगा वो गामा रेज होगी। उसके बाद में यदि विजुअल में रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो उससे कम एनर्जी होगी इंफ्रारेड की। तो इसमें से अब ऑप्शन चुन लेते हैं, एक्सरे की एनर्जी ए वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट की, उसके बाद में इंफ्रारेड की, उसके बाद में दृश्य प्रकाश की। दृश्य प्रकाश से कम इंफ्रारेड की होती है, इसलिए ये गलत हो गया। अल्ट्रा वायलेट दृश्य प्रकाश एक्सरे का सबसे कम एनर्जी दिखाया हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन में एक्सरे का सबसे ज़्यादा, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद इंफ्रारेड, ये क्रम सही है। इनमें एक्सरे का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में यहाँ से क्रम देखिए, विजुअल में अल्ट्रा वायलेट आई है, उसके बाद में एक्सरे आया है लेफ़्ट साइड में, उससे लेफ़्ट साइड में गामा रेज है। तो सबसे ज़्यादा एक्सरे, उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद में विजुअल आ जाएगा, उसके बाद में इंफ्रारेड आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पीत रस स्रावित करती है, जो निम्नलिखित में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, वहाँ से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। और बाइल जूस करता क्या है, बाइल जूस जो है फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है, यानी इसको फैट का इमल्सिफिकेशन में वो हेल्प करता है, इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट को ये तोड़ देता है, किस में, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में ये तोड़ देता है, फैटी एसिड। तो किसका डाइजेशन में हेल्प करता है, वसा, फैट। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब यह, जैसे सेलेक्ट लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम जो होता है वो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम हो गया, और इसको जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है CaOH का होल 2, यानी क्विक लाइम सेलेक्ट लाइम में बदल गया। और जब ये सेलेक्ट लाइम क्लोरीन से रिएक्शन करता है
तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl इंटू Cl होता है, CaOCl इंटू Cl। तो इसमें से ब्लीचिंग पाउडर बनाने में बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कार्बनिक यौगिक उपयोग, इथाइल एल्कोहल का यूज मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में होता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल, जो मिलाया जाता है 20% फिर बढ़ाकर 30% किया जाना है, तो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल। तो इथाइल एल्कोहल का यूज़ कहाँ हो जाता है, मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में, तो ये सही है। मिथाइल एल्कोहल का यूज कृत्रिम रंग बनाने में होता है, ये भी सही है। ग्लिसरॉल का यूज जूतों की पॉलिश बनाने में होता है, ये भी सही है। पायरीन का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, ये बेंजीन, आप 4 बेंजीन को यहाँ से, ये बेंजीन हो गया, इन 4 बेंजीन को आपस में जोड़ दो आप, फोर बेंजीन, ये होता है पायरीन। अब पायरीन का यूज आग लगाने में नहीं होता है, आग को बुझाने में इसका यूज किया जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो इसमें से सही ऑप्शन डी ही होगा। अपचयन से पहले किस प्रकार के अयस्क को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में तीव्र ताप द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए, यदि रिएक्टिविटी सीरीज हम देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आयरन, जिंक, लेड, कॉपर पाया जाता है। यानी ये न तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और न ही कम रिएक्टिव है, बीच में पाए जाते हैं। तो बीच में पाए जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी मिडिल में होती है और इसकी वजह से ये सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। नेचर में ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी अयस्क है यदि ऑक्साइड फॉर्म में है तो ऑक्साइड से उसका निष्कर्षण बहुत ही आसान होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो लेकिन ये तो सल्फाइड अयस्क के रूप में है, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ऑक्साइड में कब परिवर्तित होगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित कर दिया जाता है, देन उसका निष्कर्षण किया जाता है। और इस प्रोसेस का क्या नाम है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग इसी प्रोसेस को कहा जाता है। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल क्षारक नहीं है। इसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड की यदि मैं बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस है, तो ये दुर्बल क्षारक नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। बाकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया NH4OH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये तीनों जो है माइल्ड बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, और एसिडिटी को रोकने के लिए, एसिड पेट में ज़्यादा बना हुआ है तो पेट दर्द हो रहा है तो इसको देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिरप भी आता है और डाइजी नाम का गोली जो आता है उसमें लिखा हुआ रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सभी माइल्ड बेस है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस है। राइट ऑप्शन डी हो। साबुन के एक अणु में होता है, तो सोप यानी साबुन के अणु क्या होते हैं। तो देखिए, साबुन जो होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट होता है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ C17H35COONA, तो ये सोप के मॉलिक्यूल हो गए। इसमें है क्या, तो इसमें से जो ये अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पे C17H35, ये लॉन्ग चेन कार्बन है। इसमें से ये लॉन्ग चेन कार्बन है। यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O और Na, ये है, ये इसका हेड है, ये हेड, और ये जो पीछे वाला जो है ये अल्काइल ग्रुप वाला, ये इसका टेल है। तो इसमें से यदि हम देखें तो हेड वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हेड पोर्शन जो है ये फिलिक, और ये जो टेल वाला पोर्शन होता है ये फोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। और फोबिक का क्या मतलब है, यहाँ हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब है वाटर। तो फोबिया, जैसे इस्लाम फोबिया, हिंदू फोबिया जो न्यूज़ में आते रहता है हमेशा, फोबिया का मतलब होता है प्रतिकर्षण, रिपल्सन,
या यूँ कहें कि नफरत। तो यहाँ पे नफरत तो नहीं होगा, यहाँ पे हम प्रतिकर्षण कह सकते हैं, विकर्षण कह सकते हैं, रिपल्सन कह सकते हैं। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर से दूर जाना, वाटर के साथ चिपकना नहीं। और फिलिक का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन। तो इसमें से जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक सिर और हाइड्रोफोबिक पूंछ। राइट ऑप्शन डी होगा। पौधों में गैसीय विनिमय निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो पौधों में यदि हम तो सब लोग जानते हैं कि पत्तियों के थ्रू जो रंध्र उसमें होते हैं, स्टोमेटा जो होता है जिसको गार्ड सेल कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सिर्फ पत्तियों के थ्रू ही नहीं होता है, जड़ों के थ्रू भी होता है, यानी रूट्स के थ्रू भी होता है, और स्टेम्स यानी तनों के थ्रू भी होता है। तो इसमें से तीनों ही सही होगा, 1 2 3। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि वेक्टर नहीं है? तो इसमें से विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेग यानी वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल यानी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आयतन वॉल्यूम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसमें से सही ऑप्शन डी होगा। विभिन्न जीवों में श्वसन की दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलीय जीवों में सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की तुलना में बहुत तेज होती है। देखिए, जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपने ऑक्सीजन की पूर्ति कहाँ से करते हैं? जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसी से अपने ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं वो। तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसका परसेंटेज एयर में जो ऑक्सीजन है उसके परसेंटेज से काफ़ी कम होता है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो कम है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी जलीय जीव हैं उनको अधिक बार सांस लेना पड़ेगा, यानी उनका ब्रीदिंग रेट जो है काफ़ी फास्ट रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी सांस लेने की दर ज़्यादा होगी स्थलीय जीवों के कंपैरिजन में। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही की तरह कार्य करती है? यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह के बिहेव करती है। तो इसमें से अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है। जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन के रूप में ये क्या स्त्रावित करती है? इंजाइम से स्त्रावित करती है। कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है और लाइपेज फैट का डाइजेशन करवाता है। तो ये एक्सोक्राइन के रूप में। इंडोक्राइन के रूप में क्या है? ये इंसुलिन नाम का हार्मोन स्त्रावित करती है। इंसुलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो इसमें से सही ऑप्शन बी हो जाएगा, मिक्स ग्लैंड है पेनक्रियाज, अग्नाशय। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। बिल्कुल पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाकर के टूटते हैं और वहाँ से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इसे सर्वप्रथम एस.जे. सिंगर ने देखा था। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा था, ऑल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा था और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। तो इसमें से बी जो है ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। तो इसमें से बी ऑप्शन गलत है। इसमें डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है ये, क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन बी गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किस पौधे में की थी? तो देखिए 1892 में रूस के एक वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने जो तंबाकू के जो पौधे होते हैं उसमें मोज़ेक नाम का रोग होता है, क्यों होता है इस कारण की खोज कर रहे थे। तो उसी खोज करते वक्त इन्होंने वायरस को खोजा था। तो किस में? तंबाकू के पौधों में। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने रीसस बंदर में किस तत्व का पता लगाया था? तो इसमें से RH तत्व का पता लगाया था, RH फैक्टर का। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। वर्णांधता के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान पाता है, ये सही है। यह एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है।
माँ अपने मायके से लेकर के आती है, अपने बेटे में ट्रांसफ़र कर देती है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है। ये स्त्रियाँ इस रोग से तभी प्रभावित होती है जब उनके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। वर्णांधता की स्थिति में पुरुषों में भी दोनों गुणसूत्र का प्रभावित होना आवश्यक है, नहीं, केवल एक गुणसूत्र एक्स का प्रभावित होना आवश्यक है, केवल एक्स का। तो ये गलत है, डी गलत है। असत्य कथन की पहचान करना है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक नर हार्मोन है? तो इसमें से हम देखें तो एंड्रोजन जो है एक नर हार्मोन है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। इसी हार्मोन की वजह से जब बच्चा जो है जब टीनेज में आता है तो ये हार्मोन्स उसके शरीर में स्रावित होता है, इसकी वजह से उसका आवाज़ मोटा हो जाता है, यानी उसकी आवाज़ का पिच कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन डी होगा। पति के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। पति को तने का चपटा एवं पार्श्व उभार माना जाता है, ये सही है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, ये भी सही है। पत्ती के मुख्यतः दो भाग पर्णवृत्त एवं पर्णदल होते हैं, दो भाग नहीं होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं? पत्ती आधार, पेटियोल और लेमिना, तीन होते हैं, दो नहीं, गलत है, ये डी ऑप्शन सही होगा। सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है? तो वो एंजाइम है इन्वर्टेस एंजाइम, इसकी वजह से सुक्रोज जो है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूट जाता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस प्रकाश में होती है? तो देखिए फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो सबसे अधिक फास्ट होता है रेड कलर में, रेड में, और सबसे कम होता है बैगनी यानी वायलेट कलर में। तो सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे वायलेट, बैगनी, सी ऑप्शन सही होगा। सबसे ज़्यादा रेड में होता है। विस्थापन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, इस जिग जैग पाथ पे ए से बी पर गया, ए से बी पे गया, तो ये जिग जैग पाथ की टोटल लंबाई डिस्टेंस कहलाएगी, और ए से बी तक का जो डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये सही है। विस्थापन अदिश राशि है, नहीं, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो बी गलत है। विस्थापन का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। कोई भी पार्टिकल ए से बी पे चल करके गया, बी से फिर लौट करके ए पे आ गया, तो उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसमें से डी ऑप्शन भी सही है। तो इसमें से असत्य कथन चुनना है तो बी असत्य है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व निम्नलिखित में से क्या है? सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें कार्बन जरूर पाया जाएगा, कार्बन निश्चित रूप से रहता है, तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा। कार्बन जो है अपने किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ ही किसी अदर के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, और इसकी यही प्रॉपर्टी जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, और इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है ये सबसे ज़्यादा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें कार्बन निश्चित रूप से पाया जाएगा।